सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टीवी थारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्रीकल्चर की संस्थाएं हैं उसमें कृषि विभाग के परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। उसमें कृषि विज्ञान की शाखा जो है पादप हार्मोन्स से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से मैं आपको जो है लगभग 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं और कौन क्वेश्चन बार बार आते हैं और आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, इसका आपको अच्छा अनुभव हो जाएगा। तो आप परिचर्चा मेरे साथ बने रहें अंत तक। प्रश्न नंबर एक कह रहा है कि संतृप्त वसा युक्त अम्ल कौन है। कह रहा है संतृप्त वसा युक्त अम्ल, कह रहा है संतृप्त वसा युक्त अम्ल कौन है। क्या कह रहा है, संतृप्त वसा युक्त अम्ल कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है ओलोइक अम्ल। क्या कह रहा है, ओलोइक अम्ल। क्या कह रहा है, ओलोइक अम्ल, ओलेइक अम्ल। बी क्या कह रहा है, ओलोइक अम्ल। बी कह रहा है जो है स्टियारिक अम्ल। क्या कह रहा है, स्टियारिक अम्ल। और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है जो है लिनोलेइक अम्ल। क्या कह रहा है, लिनोलेइक अम्ल। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो संतृप्त कौन सा, सैचुरेटेड, इसको फैट एसिड कहते हैं। तो कह रहा है कि संतृप्त वसा युक्त अम्ल कौन सा है। तो संतृप्त वसा युक्त अम्ल जो है स्टियारिक है। कौन सा है, स्टियारिक है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, संतृप्त वसा युक्त अम्ल कौन से हैं, तो स्टियारिक है। और मैं अब आपको कुछ और जो है संतृप्त वसा युक्त अम्ल लिखा दे रहा हूं जिससे आपको पढ़ने में आसान हो जाए। ठीक है, संतृप्त वसा युक्त अम्ल के नाम क्या कह रहा है। तो कह रहा है स्टियारिक अम्ल तो मैं आपको लिखा ही चुका हूं, ब्यूटियारिक अम्ल, ब्यूटिरिक अम्ल। फिर कह रहा है कैप्रोइक अम्ल, पामिटिक अम्ल, पामिटिक अम्ल हो गया। ठीक है, पामिटिक अम्ल और स्टियारिक अम्ल। ठीक, ये जो है संतृप्त वसा अम्ल के नाम। ठीक है, संतृप्त वसा युक्त अम्ल के नाम है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और जो है ये जो है ये संतृप्त है, ये असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त व संतृप्त व असंतृप्त वसा के नाम। ठीक है, अब जो है असंतृप्त युक्त वसा, ये जो है अम्ल, युक्त
अम्ल, ठीक है। ये संतृप्त वसायुक्त अम्ल है और ये जो है असंतृप्त वसायुक्त अम्ल के नाम इधर है, ठीक है। ओलोइक अम्ल बी दो कह रहा है, लिनोइक अम्ल क्या कह रहा है, ओलोइक अम्ल और लिनोलेइक अम्ल होगा। ये क्या होगा, लिनोलेइक अम्ल। और तीसरा जो है, तीसरा क्या होगा, तीसरा है अरिकिडोनिक अम्ल। और ये भी चौथा क्या होगा, चौथा होगा जो है इरुशिक अम्ल। ठीक है, तो ब्यूट्रिक अम्ल, कैप्रोइक अम्ल, पामिटिक अम्ल, स्टियरिक अम्ल जो है ये संतृप्त वसायुक्त अम्ल है। और असंतृप्त वसायुक्त अम्ल कौन सा है, ओलोइक अम्ल, लिनोलोइक अम्ल, अरिकिडोनिक अम्ल और हिरोशिक अम्ल। ये इतने अम्ल जो हैं ये असंतृप्त वसायुक्त है, ये संतृप्त वसायुक्त अम्ल है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इनमें से कौन कार्बनिक पदार्थ नहीं है, इनमें से कौन कार्बनिक पदार्थ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रोटीन, बी विटामिन सी हार्मोन्स, क्या हार्मोन्स, और डी जो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कह रहा है इनमें से कौन सा कार्बनिक पदार्थ नहीं है। तो कार्बनिक पदार्थ कौन नहीं है, हार्मोन्स जो है कार्बनिक पदार्थ नहीं है। प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बनिक पदार्थ हैं, और जो है हार्मोन्स जो है कार्बनिक पदार्थ नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट में क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा जो है
16%, कितना 16% नाइट्रोजन भी पाया जाता है। कितना 16%। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है और प्रोटीन में जो है कार्बोहाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा 16% नाइट्रोजन भी पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब अगर कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक पदार्थ कौन है, तो आप जो है हार्मोन्स को लगाएंगे, कार्बन हार्मोन्स को आप लगाएंगे। प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। जिब्रेलिक क्या कह रहा है? जिब्रेलिक अम्ल, जिब्रेलिक अम्ल के जिस सांद्रण पर, जिब्रेलिक अम्ल के जिस सांद्रण पर खीरा में क्या कह रहा है? खीरा में स्त्री पुष्पों की संख्या, यानी स्त्री पुष्पों की संख्या स्त्री पुष्पों की संख्या बढ़ती है, वह है, मतलब जो है किस ppm पे हम जो है स्प्रे करते हैं तब होता है, ठीक है। पच्चीस से 100 ppm, 100 से 150 ppm, 100 से 150 ppm। उसके बाद कह रहा है 150 से जो है क्या कह रहा है? 150 से 200 ppm, डी 150 से 200 ppm और डी कह रहा है 10 से 25 ppm, 10 से 25 ppm, ठीक है। जिब्रेलिक अम्ल के जिस सांद्रण पर खीरा में स्त्री पुष्पों की संख्या बढ़ती है वह है क्या है? वो जो है वो है 100 से 150 ppm पर। कितने? 150 ppm, 100 से 150 ppm यानी पार्ट पर मिलियन पे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। खीरा को जो है कच्चे उसमें प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? कच्चे फल के रूप में उसका खाया जाता है, सलाद के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का प्रोपियोनिक अम्ल क्या कह रहा है? प्रोपियोनिक अम्ल होता है एक, क्या है? होता है एक, प्रोपियोनिक अम्ल होता है एक, क्या होता है? आपको ही ये क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है। फास्फोलिपिड, फिर कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, क्या कह रहा है? कार्बोहाइड्रेट। सी कह रहा है जो है वाष्पशील वसादार अम्ल,
वाष्पशील वसादार अम्ल, और डी कह रहा है एमिनो एसिड। क्या कह रहा है? एमिनो अम्ल। तो प्रोपियोनिक अम्ल होता है एक क्या? वाष्पशील वसादार अम्ल होता है। प्रोपियोनिक अम्ल जो होता है ये वाष्पशील वसादार अम्ल है, ठीक है। और ये जो है प्रोपियोनिक अम्ल जो है कार्बोहाइड्रेट के किण्वन का परिणाम होता है, ठीक है। प्रोपियोनिक अम्ल जो है कार्बोहाइड्रेट के किण्वन का परिणाम होता है, और ये वाष्पशील वसादार अम्ल होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक जो है दवा है। क्या है? पहली एंटीबायोटिक जो है दवा कौन है? पेनिसिलिन है, ठीक है। पहली एंटीबायोटिक दवा जो है वो पेनिसिलिन है। और कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ठीक है। कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? फ्लेमिंग ने। ये बहुत बार पूछता है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने फंगस किससे? फंगस से। किससे इसका निर्माण किया गया? कवक जो है पेनिसिलिन की खोज सबसे पहले फ्लेमिंग ने की, पहली एंटीबायोटिक दवा, और जो है फंगस से, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, ये पूछा जाता है कि पेनिसिलिन क्या है और पहली जो है एंटीबायोटिक दवा कौन सी थी? तो पेनिसिलिन। और किससे? पेनिसिलिन से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गुलाब की जो पंखुड़ियां होती हैं, क्या? गुलाब की पंखुड़ियों में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो मैंने अभी पिछले क्लास में आपको बताया कि लाल रंग जो है, आप इसका कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि लाल रंग जो होता है लगभग हर जो है फूल का या किसी भी पौधे में जो फूल का कलर होता है वो लाल रंग जो है एंथोसायनिन के कारण होता है। किसके कारण? एंथोसायनिन के कारण। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। गुलाब को जो है फूलों का राजा भी कहा जाता है, ठीक। यूरोप में इसे फूलों की रानी भी कहते हैं, ठीक है। मित्रता में भी इसको दिया जाता है, मित्रता का प्रतीक है ये फूलों में, ठीक। शांति भी। कह रहा फलों, देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछेगा, फलों को पकाने के लिए, क्या कह रहा है? फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मिथाइल, बी कह रहा है एथिलीन। क्या कह रहा है? एथिलीन। एथिलीन। सी कह रहा है एसिटिलीन, और डी कह रहा इथेन। इथेन, ठीक है। तो फलों को पकाने के लिए किसका? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ये गैस होती है, ठीक है। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो है एथिलीन जो है
बहुत बार पूछता है। ये क्वेश्चन जो है फलों को पकाने वाला, वो एग्रीकल्चर के पेपर जो होते हैं, मेन सब्जेक्ट जो होता है एग्रीकल्चर का, उसमें तो स्पेशलाइजेशन वाला जो होता है उसमें तो पूछता ही पूछता है। ये कोई भी परीक्षा जो सामान्य अध्ययन के पेपर बनते हैं उसमें भी पूछ लेता है, अक्सर पूछता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एस्कॉर्बिक एसिड, कह रहा है एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल कह लीजिए, एसिड की कमी से कौन सा रोग, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए, जीरोथैलेमिया। बी कह रहा है जो है आस्टी मलेरिया, क्या कह रहा है? आस्टी मलेरिया, आस्टी मलेरिया। और सी कह रहा है जो है स्कर्वी। और डी कह रहा है एंथ्रेक्स, क्या कह रहा है? एंथ्रेक्स। तो एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है, मुंह में छाले। तो हम जो है आपको कुछ विटामिन के नाम बता रहे हैं और उनसे होने वाली कमी से होने वाले रोग के बारे में बता रहे हैं, जो कि इनकी कमी से कौन से रोग, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है। विटामिन, इसके बाद कमी से रोग, विटामिन और कमी से रोग। विटामिन ए, विटामिन ए से रतौंधी, कौन सा रोग? रतौंधी। दिन डूबने के बाद आदमी को इस रोग में नहीं दिखाई पड़ता है, रात में तो दिखाई पड़ता है, लेकिन दिन में तो दिखाई पड़ता है लेकिन रात को नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है। विटामिन ए मतलब रतौंधी, ए से विटामिन बी, क्या कह रहा है? विटामिन बी, इसको जो है थायमिन भी कहते हैं। क्या है? थायमिन। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? B1 की कमी से बेरी बेरी रोग। कौन सा? बेरी बेरी। कौन सा? बेरी बेरी। इसको जो है विटामिन B1 भी को थायमिन भी कहते हैं। विटामिन सी तो हम आपको लिखा ही चुके हैं। और जो है विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी जो है इसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। क्या होता है? विटामिन बी की कमी से जो है रिकेटस
अक्सर पूछता है। एक तो रिकेटस रोग होता है और जो है दूसरा जो कहते हैं क्या, ऑस्टियोमलेशिया। कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया। ये ऑस्टी क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया क्या? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी की कमी से कैल्सीफेरॉल, रिकेटस, ऑस्टियोमलेशिया। और विटामिन ई, विटामिन ई विटामिन ई, विटामिन ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। क्या कहते हैं? जो है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बांझपन। क्या होता है? बांझपन होता है, मतलब बच्चे नहीं पैदा हो सकते हैं। विटामिन बी की ई की कमी से बांझपन रोग होता है। और एक लिखा रहे हैं विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है। क्या? खून का थक्का नहीं बनता है। खून का जो थक्का है वो नहीं बनता है विटामिन के की कमी से। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग। कौन सा? रिकेटस, ऑस्टियोमलेशिया। और विटामिन ई की कमी से बांझपन, और विटामिन के की कमी से कट जाता है तो खून का बहना बंद नहीं होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, थक्का नहीं बनता। और जब थक्का नहीं बनेगा तो खून का बहना बंद नहीं हुआ तब तक। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मिर्च में तीखापन किस मिर्च में तीखापन किस कारण से होता है? मिर्च में तीखापन किस कारण से होता है? कैरोटीन, एंथोसायनिन, कैप्सेसिन। कैप्सेसिन, डी लाइकोपिन। तो मिर्च में तीखापन जो होता है वो किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जो है कि मिर्च में जो तीखापन होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कैरोटीन में जो है गाजर का नारंगी रंग, एंथोसायनिन जो है लाल रंग जो है होता है, और टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? टमाटर
का लाल रंग। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और मैं कुछ पिछली क्लास में बताया हूँ और कुछ जो बचे हुए हैं आज इस क्लास में बता रहा हूँ, उसका बता दे रहा हूँ कि क्यों होता है लाल या मूली में कड़वाहट, प्याज में जो है, करेले में कड़वाहट, और जो है लहसुन का गंध, प्याज का गंध के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मिर्च में तीखापन तो हो गया और टमाटर का लाल रंग तो हो गया। अब कह रहा है मिर्च में तीखापन का हो गया, मूली में चरपराहट कह लीजिए या तीखापन। ठीक है, मूली में तीखापन। तीखापन जो है किस कारण होता है? आइसोथायोसाइनेट के कारण। किस कारण होता है? आइसोथायोसाइनेट के कारण जो है आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, ये मूली हो गया। और उसके बाद जो है खीरे में कड़वाहट। क्या है? खीरे में कड़वाहट। खीरे में कड़वाहट। खीरे में कड़वाहट जो है उस किस कारण से होता है? कुकुरबिटेशिन के कारण। कुकुरबिटेशिन क्या है? कुकुरबिटेशिन के कारण जो है खीरे में जो कड़वाहट होता है कुकुरबिटेशिन के कारण होता है। और उसके बाद जो है करेले में कड़वाहट। क्या कह रहा है? करेले में कड़वाहट। करेले में जो कड़वाहट होता है वो क्यों होता है? मेमोरडिकोसाइट के कारण। किस कारण? मेमोरडिकोसाइट। किस कारण से? मेमोरडिकोसाइट। ठीक, अगला कह रहा है कि प्याज में गंध। प्याज में गंध। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण जो है प्याज में गंध होता है। क्या होता है प्याज में गंध? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। अब लहसुन में गंध कह रहा है, लहसुन में गंध। देखिए प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण, और वहीं जो है लहसुन में एलिसीन। क्या कह रहा है? एलिसीन। एलिसीन है। और डाई एलाइल एलाइल डाई एलाइल डाइसल्फाइड डाइएलाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। ठीक है, डाइएलाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। इसमें उसका
जो गंध, लहसुन में गंध जो होता है, पपीते का रंग, पपीते का पीला रंग कह रहा है, पपीते का पीला रंग। एक साथ मैं लिखा दे रहा हूं जो ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। पपीते का पीला रंग, पपीते का जो पीला रंग है क्यों होता है? तो कैरिका जेंथिन के कारण। किसके कारण? कैरिका जेंथिन, कैरिका जेंथिन के कारण जो होता है। और सेब का लाल रंग, ठीक है, सेब का लाल रंग, सेब का लाल रंग जो होता है एंथोसायनिन के कारण होता है। एंथोसायनिन के कारण। क्यों? एंथोसायनिन के कारण होता है, ठीक है। और अगला कह रहा है टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, अभी मैंने आपको लिखाया है, ठीक है। और मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है, वो भी पिछली क्लास में मैंने लिखाया है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गाजर का लाल रंग, तो गाजर का लाल रंग जो एंथोसायनिन के कारण होता है। और जो है गाजर का पीला रंग या नारंगी रंग वह कैरोटीन के कारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने लगभग सभी फल का या सब्जी के जो जिसका जो गुण है वो बता दिया। तो मूली में तीखापन आइसोथायोसाइनेट, कभी तीखा तीखापन ना करके, ना लिख करके चरपराहट लिख देता है। क्या लिखता है? चरपराहट। और खीरे में कड़ुआहट कुकुरबिटेशिन के कारण, करेले में कड़ुआहट मेमोडिकोसाइड के कारण, प्याज में गंध एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, किसके कारण? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण, ठीक है। कभी कभी दे देता है एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड के कारण, लेकिन नहीं, डाइसल्फाइड रहेगा। और लहसुन में गंध जो है एलिसीन एक तत्व होता है जो डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण। क्या? डाई एलाइल डाइसल्फाइड। देखिए इसमें एलाइल है और प्रोपाइल डाइसल्फाइड है, लेकिन लहसुन में डाई एलाइल है, तो एलिसीन डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। पपीते का पीला रंग जो है कैरिका जेंथिन के कारण होता है। सेब का लाल रंग एंथोसायनिन के कारण होता है। तो आप जो है इसको लिख लीजिए। अभी मैंने गाजर के बारे में बताया, टमाटर, मिर्च, सब के बारे में बताया, उन सब का भी आप लिख लीजिए और इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन तो कम पुटअप हो रहा है लेकिन कंटेंट आपको ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। कह रहा केले का अचानक पकना। केला है, आप उसको जो है स्टोर मतलब पकने के लिए रखे हैं, तो वो अचानक पक गया, तो कौन सी किस कारण होता है? तो एसिटिलीन गैस, आप इसको नोट कर लीजिए कि एसिटिलीन गैस के कारण ये ऐसा होता है, ठीक है। एथिलीन, एथिलीन, एस्टिलीन नहीं, एथिलीन, सॉरी एस्टिलीन नहीं, एथिलीन की अचानक वृद्धि के कारण जो है केला पक जाता है, ठीक है। एथिलीन, एस्टिलीन नहीं। एथिलीन जो है एक वाष्पशील गैस है, इसको हार्मोन्स भी कहते हैं एथिलीन को, ठीक है। जैसे फल के पकने से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर उसमें एथिलीन गैस है, एथिलीन शब्द लिखा है, तो आप उसी को लगाएंगे। आप इसको ये फंडा क्लियर कर लीजिए, ठीक है। विटामिन सी, निम्न में विटामिन सी सबसे अधिक, इनमें से कह रहा, इनमें से विटामिन सी, क्या कह रहा है? विटामिन सी सबसे अधिक, क्या कह रहा है? विटामिन सी सबसे अधिक किसमें
मिलता है। कह रहा है कि इनमें से विटामिन सी सबसे अधिक किसमें मिलता है? पात गोभी, बी कह रहा है टमाटर, सी शिमला मिर्च और डी कह रहा है चुकंदर। तो इनमें से सबसे अधिक विटामिन सी जो है शिमला मिर्च में मिलता है। किस में मिलता है? विटामिन सी सबसे अधिक शिमला मिर्च में मिलता है। ठीक है। उसके बाद 2 पे आएगा पात गोभी। कौन आएगा 2 पर? 2 पर आपका आएगा जो है पत्ता गोभी। उसके बाद टमाटर में 2 तरह के टमाटर होते हैं, पका टमाटर, कच्चा टमाटर। क्या है? पका टमाटर, कच्चा टमाटर। तो पक्के टमाटर में जो है कम मिलता है। कितना मिलता है? 27 mg। और सॉरी, पक्के टमाटर में 27 mg। कितना? 27 mg। और कच्चे टमाटर में 51 mg। कितना? 51 mg। ठीक है। अब आप कहेंगे पत्ता गोभी का नहीं बताएं, तो पत्ता गोभी का भी हम बता दे रहे हैं 124 mg। ठीक है। और शिमला मिर्च में बहुत ज़्यादा मिलता है 242 mg। कितना? 242 mg। चुकंदर, अब देखिए चुकंदर में कितना मिलता है? चुकंदर में 4.9 mg। कितना? 4.9 mg। तो इनमें से सबसे अधिक किस में मिलेगा? शिमला मिर्च में, उसके बाद पात गोभी में, फिर कच्चे टमाटर में, फिर पके टमाटर में, फिर चुकंदर में। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक। एक क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पीले फल। क्या कह रहा है? पीले फल और सब्जियां। क्या कह रहा है? पीले फल और सब्जियां किसका अच्छा स्रोत होती है? मतलब पीले फल और सब्जियां किसका अच्छा स्रोत होती हैं? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो पीले फल और सब्जियां किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो विटामिन ए का स्रोत होती हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है, पीले फल और सब्जियां विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। तो विटामिन ए के स्रोत में जो है ये, फिर हम आपको लिखा दे रहे हैं कौन कौन सब्जियां इसका विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ठीक है। पीले फल, पीले फल। ठीक है। पीले फल में आम में सबसे अधिक विटामिन ए मिलता है। आम, उसके बाद पपीता, पीली सब्जी, पीली सब्जी में
कुम्हड़ा और गाजर। कौन से? कुम्हड़ा और गाजर। ठीक है, कुम्हड़ा को कद्दू भी कहते हैं, तो आप कद्दू भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसको याद कर लीजिएगा। अभी मैं एक चीज़ और बताता हूँ, आपको याद हो जाएगा। फिर गहरी हरी सब्जियां, गहरी हरी सब्जियां मतलब ज़्यादा जो हरी सब्जियां होती है, गहरी हरी जिसको बोलते हैं, ज़्यादा। पालक, पालक में भी विटामिन ए मिलता है। और मूली पत्ता, पालक और मूली पत्ता। ठीक है, उसके बाद कह रहा है गौधृत मतलब पशु उत्पाद, इसमें विटामिन ए मिलता है। मक्खन, दूध। ठीक है, दूध में जो है विटामिन ए मिलता है, कैल्शियम मिलता है। तो अभी बता रहा हूँ। पीले फल और सब्जियां किसका अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का। तो पीले फल, आम, पपीता। देखिए, आपको अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस फल में मिलता है, तो आप ऐसे दिमाग लगाइए, दिमाग बैठा लीजिए कि पीले फल में और सब्जियों में सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलते हैं। तो पीला फल कौन है? आम है। ठीक है, और पपीता। तो आम में सबसे ज़्यादा, उसके बाद पपीता मिलता है। और सब्जी अगर पूछता है कि किस सब्जी में सबसे ज़्यादा जो है विटामिन ए मिलता है, तो आप ये भी दिमाग लगाइए कि कौन सी सब्जी पीली होती है। तो देखिए, कद्दू या कुम्हड़ा पीली, गाजर भी पीला होता है। ठीक है, तो पशु उत्पाद, मक्खन, दूध, हरी सब्जियां, पालक, मूली पत्ता। दूध की एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जो है दूध में नहीं पाई जाती है। तो दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? विटामिन सी। और कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है? तो आयरन जो है, आयरन और विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है, लेकिन बकरी के दूध में आयरन पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्न में कौन वृद्धि प्रवर्तक है? इनमें से कौन सा वृद्धि प्रवर्तक है? इनमें से कौन सा वृद्धि प्रवर्तक है? कह रहा है कार्बोनेट। बी कह रहा है एथिलीन। क्या कह रहा है? एथाइलिन या एथिलीन। सी कह रहा है ऑक्सीन। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा वृद्धि प्रवर्तक है? तो वृद्धि प्रवर्तक जो है वो ऑक्सीन है। ऑक्सीन हार्मोन जो है वृद्धि प्रवर्तक है। वृद्धि प्रवर्तक हार्मोन्स ऑक्सीन को कहते हैं। और ऑक्सीन के उदाहरण जो हैं वो कौन कौन से हैं? IAA, NAA कह रहा है। IAA, IBA भी होगा, तो NAA और IBA, इंडोल बिट्रिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड,
इंडोल, ब्यूट्रिक एसिड, ये तीनों जो है ऑक्सीन के उदाहरण हैं। तो इनमें से कौन सा वृद्धि प्रवर्तक है? तो ये तीनों जो है वृद्धि प्रवर्तक हैं और ऑक्सीन के अंतर्गत ये आते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टिंडा के पौधों पर, कह रहा है टिंडा के पौधों पर मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए, टिंडा के पौधों पर मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए मैलिक हाइड्रानाइड, क्या कह रहा है? मैलिक हाइड्रा, क्या कह रहा है? मैलिक हाइड्रानाइड, मैलिक हाइड्रानाइड मैलिक हाइड्रानाइड जो है कि उपयोग दर क्या है? ठीक है, टिंडा के पौधों पर मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए मैलिक हाइड्रानाइड की उपयोग दर क्या है? ऑप्शन ए 250 से 300 ppm, बी क्या कह रहा है? 350 से 400, 350 से 400 ppm, और सी क्या कह रहा है? 50 से 100 ppm, और डी कह रहा है कि 150 से 200 ppm। क्या कह रहा है? 150 से 200 ppm, ठीक है। टिंडा के पौधों पर मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए मैलिक हाइड्रानाइड का उपयोग दर क्या है? तो उपयोग दर क्या है? 50 से 100 ppm है। कितना है? 50 से 100 ppm है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये जो है जब 4 पत्तियों की अवस्था पर, पौधे जब है 4 पत्तियों की, 2 से 4 पत्ती हो जाए, 2 से 4 पत्तियों की अवस्था पर हम छिड़काव करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको नोट करिए। 50 से 100 ppm करते हैं, तो अगर एक केवल रेंज ना दी हो तो 50 ppm आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, नींबू वर्गीय, क्या कह रहा है? नींबू वर्गीय फलों में, नींबू वर्गीय फलों में हरित हीनता, क्या कह रहा है? नींबू वर्गीय फलों में हरित हीनता लाने के लिए
लाने के लिए प्रयोग में लाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन है? कौन सा है? ठीक है, लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन ए नेफ्थलिन एसिटिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड और इथेरॉल। क्या है? इथरेल। क्या है? इथरेल। तो नींबू वर्गीय फलों में हरितहीनता लाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? वो इथरेल है। क्या है? इथरेल जो है प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसको इथरेल को इथिलीन गैस भी कहते हैं। इथिलीन गैस फलों को पकाने के लिए प्रयोग में आया, ये आप जानते ही हैं। ये इथरेल जो है ये क्या है? इथरेल क्या है? इथरेल जो है ये जो है इथिलीन हार्मोन का कृत्रिम द्रव रूप है। इथरेल जो है इथिलीन हार्मोन का कृत्रिम रूप, जिसको द्रव है ये। ठीक है, आप इसको नोट करें। इसको जो है फलों को शीघ्र पकाने के काम में लाया जाता है। क्या लाया जाता है? फलों को शीघ्र पकाने के काम फलों को शीघ्र पकाने के काम में लाया जाता है। ठीक है, जैसे केला, खजूर, नींबू। ठीक है, केला, खजूर, नींबू। आप इसको नोट करते चलिए। जबकि इथेफान गैस के रूप में गन्ना को पकाने के काम में लाया जाता है। किसको? गन्ना पकाने के काम आता है। गैस के रूप में गन्ना पकाने के काम आता है। ठीक है, इथेफान जो है गैस के रूप में गन्ना पकाने के काम में आता है। देखिए, नींबू वर्गीय फलों में हरितहीनता लाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो इथेरॉल है। इथेरॉल जो है एथिलीन हार्मोन का कृत्रिम रूप द्रव के रूप में रहता है। फलों को शीघ्र पकाने के काम आता है। जैसे केला, खजूर, नींबू। और इथेफान जो है गैस के रूप में, इथेफान जो गैस के रूप में गन्ना पकाने के काम आता है। किसके? गन्ना के पकाने के काम में कौन आता है? इथेफान आता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पपीते का पीलेपन किस कारण होता है? अभी मैंने पीछे आपको लिखाया है कि पपीते का पीला रंग जो है किस कारण होता है। पपीते के फल का जो है पीला रंग किस कारण होता है? तो वो जो होता है कैरिका जेंथिन के कारण होता है। किसके? कैरिका जेंथिन के कारण। आप इसको चाहे नोट अलग पन्ने पे नोट कर लीजिए कि पूछा गया है।
और जो है पूछा जा सकता है। जो पिगमेंट्स हमने लिखाया है रंग का कारण, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन्स जो है, कौन सा हार्मोन्स जो है जरावस्था के विरुद्ध होता है। कौन सा हार्मोन्स जरावस्था के विरुद्ध होता है? ऑप्शन ए जिब्रालिन्स, बी ऑक्सिन, सी साइटोकाइनिन। क्या कह रहा है? साइटोकाइनिन्स, ठीक है। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है जो है इथालीन। तो कौन सा हार्मोन जरावस्था के विरुद्ध है? तो वो जरावस्था के जो विरुद्ध हार्मोन्स काम करता है वो साइटोकाइनिन्स करता है। कौन करता है? साइटोकाइनिन्स करता है, ठीक है। ठीक, आप जो है इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कितना कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एग्रोसानजियन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एग्रोसानजियन का प्रयोग दे दिया इसमें क्वेश्चन, जो है सीड ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। मैंने बहुत बार आपको बताया, आपको याद हो चुका होगा बहरहाल। पपेन, पपीते में क्या मिलता है? पपेन। पपीता में पपेन का जो है पपेन का सर्वाधिक उत्पादन कब मिलता है या कब होता है? उत्पादन मतलब जब फल जो है कितने दिन का जब हो जाता है तब मिलता है। उत्पादन जो है किस आयु के फलों से प्राप्त होता है? क्या है? से प्राप्त होता है। कह रहा कि पपीते में पपेन का सर्वाधिक उत्पादन किस आय के फलों से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 115 से 130 दिन, ठीक है। 140 से 160 दिन। और सी कह रहा है जो है 30 से 65 दिन। और डी कह रहा है 70 से जो है 110 दिन। क्या कह रहा है? 70 से 110 दिन। तो पपीते की फसल में पपेन का सर्वाधिक उत्पादन किस आयु के फल से प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है जो 70 से 110 दिन में जब फल होता 70 से 110 दिन का होता है
तब जो है सर्वाधिक पपेन का प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्रोटीन को पचाने में किया जाता है और मांस को गलाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मांस पकाते हैं तो जो है उसमें इसको डालते हैं तो वो जल्दी से पक जाता है और अच्छा उसमें लचीलापन आता है। 15 क्वेश्चन नंबर 15 का है, कह रहा है इनमें से कौन जो है प्राकृतिक ऑक्सीजन है। इनमें से कौन प्राकृतिक ऑक्सीजन है। क्या कह रहा है, ऑक्सीजन है। इनमें से कौन प्राकृतिक ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए IAA, बी कह रहा है IBA, सी कह रहा है IPA और डी कह रहा है जो है क्या कह रहा है, MCPA। तो इनमें से कौन प्राकृतिक ऑक्सीजन है कह रहा है। तो जो प्राकृतिक ऑक्सीजन है वो जो है ये इंडोल एसिटिक एसिड है। कौन है, इंडोल एसिटिक एसिड जो है, इंडोल एसिटिक अम्ल जो है ये प्राकृतिक ऑक्सीजन है। बाकी सारे जो है कृत्रिम ऑक्सीजन हैं। ठीक है, तो मैं कृत्रिम ऑक्सीजन का नाम आपको लिखा दे रहा हूँ, अभी आप इसको लिख लीजिए पहले तो बताता हूँ। IAA इंडोल एसिटिक एसिड जो है प्राकृतिक ऑक्सीजन है। प्राकृतिक ऑक्सीजन, ठीक, कृत्रिम ऑक्सीजन मैं आपको लिखा दे रहा हूं। कृत्रिम ऑक्सीजन कौन कौन सा है, तो कृत्रिम ऑक्सीजन है इंडोल पायरुविक एसिड, इंडोल पायरुविक एसिड और जो है इंडोल एसिटे इंडोल क्या है, इंडोल एसिटल्डिहाइड। तो तीसरा क्या कह रहा है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। और चौथा क्या कह रहा है, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ इसको, जो है 2,4-D। पांचवा जो है MCPA। कौन सा, MCPA। तो ये इतने जो हैं कृत्रिम ऑक्सीजन हैं। इंडोल एसिटिक एसिड या इंडोल पायरुविक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड तो प्राकृतिक ऑक्सीजन है। तो ये जो है आप इस पे मत जाइएगा, हमने कृत्रिम, अब ये कृत्रिम हम बता रहे हैं। कृत्रिम ऑक्सीजन इंडोल पायरुविक एसिड, इंडोल एसिटल्डिहाइड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D और MCPA। ठीक है, ये जो है क्या है, कृत्रिम ऑक्सीजन है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।
तो हमने 15 क्वेश्चन आपको बताया, लेकिन जो है 15 हमने कुल कवर किया 21 क्वेश्चन, और कंटेंट जो हमने बताया वो लगभग आपको हमने बताया 35 से 40 क्वेश्चन का। तो आप इसको तैयार अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।